So welcome back to my channel, and in this particular video we will cover the topic BBCCT 101, and in this particular video we will cover block 1, which is the most important block because most of the questions are from this block itself, right? क्योंकि ये काफ़ी important block है and काफ़ी एक basic block है for the all upcoming lectures and the things you are going to study in the biochemistry. So let's jump into this particular block, and after this as because your exams are really coming too close, so मैं क्या करूँगा, मैं 3 ब्लॉक एक शॉर्ट में डालूंगा जो कि शॉर्ट नोट्स की तरफ से होंगे, बट ये जो है ना बुक से पढ़ने का ही फ़ायदा है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, शायद ये वीडियो 1 घंटे तक जाएगी, 1 घंटे 10 मिनट तक जाएगी, तो प्लीज़ मेरे साथ रहना, एंड तक रहना, नहीं रहोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। और पढ़ लोगे तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। क्या है हमारे पास ये भैया, मेरा BBCCT है दोस्त। BBCCT कौन सा? 101 है मेरे भाई। कौन सा है? 101 है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अच्छा जी, बड़ा भैया बड़ा तगड़ा नाम बता दिया इसने। क्या बोला मेरे को? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। देख, बेसिक से लेके जाऊँगा, नहीं तो तू रोएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं यार? कोई भी कंपाउंड ही तो मॉलिक्यूल होता है। क्या बोला मैंने यार? कि कोई भी कंपाउंड बोल लो यार, एटम्स बोल लो, मतलब यार तुम एग्रीगेशन ऑफ एटम्स बोल दो, वो क्या होते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और लाइफ यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल, मैंने क्या बोला? ऐसे मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो कि लाइफ को गिव राइज करें, विच गिव राइज टू लाइफ। अब एक चीज़ बताऊं, ये जो नाम लिखा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, बेसिकली पता क्या करा गया है? आप लोगों का बनाया गया है पागल। एक्चुअली में ये पता क्या है? ये एक्चुअली में ये है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों मैंने बोला ऐसा? बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड या एटम्स, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। अब बायोमॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। मैंने क्या बोला राजा? एक मैंने क्या बोला? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, और एक मैंने क्या बोला? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो कौन से होते हैं? जो कि इनका वेट जो होता है, वेट वो 1000 डाल्टन से क्या होगा? लेस होगा। इनका 1000 डाल्टन से क्या होगा? मोर। DA ये बेसिकली यूनिट होती है कंपाउंड्स को नापने की, डाल्टन, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे भी इसके अंदर, यूनिट के अंदर अपनी। तो ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो में जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स आ गए, ठीक है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसैकेराइड्स आ गए, जितने भी पॉली वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। रही बात जैसे हमारा कि हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, या फिर सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, सिर्फ अमीनो एसिड्स हो गए, सब क्या होते हैं? हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे ये दिख रहा है DNA, ये हमारा क्या है भाई? ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है ना, पता तो होगा यार सबको। ये क्या होता है? ये तो ऐसी चीज़ है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्लो करवाता है भैया। क्या है ये? DNA है या फिर RNA है? ये RNA सिंगल स्ट्रैंड का होता है और DNA डबल स्ट्रैंडेड का होता है, ठीक है यार। DNA मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यानी कि राइबो शुगर में से हमने ऑक्सीजन डिलीट कर दी, उसको बोलते हैं हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हमने RNA में से क्या कर दिया? हमने बेसिकली इसमें से कोई भी ऑक्सीजन डिलीट नहीं करी, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। DNA जो होता है ज़्यादा क्या होता है हमारा? बेसिकली क्या बोलते हैं इसको? मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू, नहीं, DNA क्या होता है? लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल। क्या होता है? लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। ऐसे हमें याद रखना चाहिए अच्छे से। फिर हीमोग्लोबिन क्या होता है? बेसिकली हमारे ये क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन। इसमें बेसिकली 2 चेन्स होती है, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। तो ये पता रहना चाहिए आपको। बाकी हम सब आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये डी ग्लूकोज है, बेसिकली इसी साइक्लिक फॉर्म में दिख रही है हमारे को। ये 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। फिर बता रहे कि इंटर डिसिप्लिनरी नेचर होता है बायोकेमिस्ट्री का। ये डिजॉल्व आयंस के बारे में कुछ बातें कर रहा है कि आयंस कैसे डिजॉल्व होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के अंदर, यानी कि हमारी जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर कैसे ये चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। अब ये सब तो ठीक है, मैं इन सबको क्यों पढ़ रहा हूँ पहले तो मुझे पता रहना चाहिए। मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं हमारे? जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अब मैंने क्या बोला? मेरे पास प्रोटीन है, मेरे पास लिपिड्स भी हैं, मेरे पास कार्ब्स भी हैं, फैट्स इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। फैट्स हो गए, सब चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी इसी के अंदर ही पढ़ते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल। और क्या चीज़ें ले सकता हूँ? जैसे कि मैं अपने पास ले सकता हूँ न्यूक्लिक एसिड ले सकता हूँ, जिसमें कि DNA और RNA यानी कि
जो आरएनए है वो सबसे मतलब वो कम लोगों में होता है, डीएनए बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। ये हो गया प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्ब्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और क्या देख सकता हूँ उसमें मैं कि हमारे पास इतना बहुत रहेगा मेरे हिसाब से ना। बाकी हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमारे वाइटामिन भी होते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में लेनी चाहिए हमारे को वाइटामिन, और कुछ आयंस लेते हैं जो कि हम वैसे बायोमोलिक्यूल्स में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये, मैं एक पहले चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारा सेल है, अब सेल के अंदर ये लोग कैसे काम करते हैं पता रहना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल यानी कि सेल क्या है बेसिकली, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है सेल, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, लाइफ की, यानी कि सबसे छोटी इकाई ज़िंदगी की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल से छोटी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो ज़िंदा रह सके। सेल को ज़िंदा रहने के उसके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है हमारा ये जेनेटिक मटेरियल। फिर हमारे को उसके पास क्या चाहिए, कुछ राइबोसोम्स चाहिए। क्या चाहिए भाई, राइबोसोम्स भी तो चाहिए ताकि प्रोटीन बना सकें। क्या चाहिए, राइबोसोम, जो कि तुमको पता भी होगा 70S प्रोकैरियोट्स में और 80S यूकैरियोट्स में हो सकते हैं हमारे पास। फिर इसके अंदर हमारे को कुछ इसका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म चाहिए। क्या चाहिए हमारे को, उसका साइटोप्लाज्म चाहिए। इस तरीके से ये हमारा साइटोप्लाज्म है मान लो, जिसके अंदर क्या होंगे, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, साइटोप्लाज्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम दे सकते हैं हम कि प्लाज्मोलेमा बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा बेसिकली, इसमें सारे क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे बॉडी के, मतलब केमिकल जो भी रिएक्शंस हो, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, क्या चाहे वो एनाबॉलिज्म चाहे कैटाबॉलिज्म, तो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर कौन काम कर रहा है, उसके अंदर हमारे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मिलके क्या करते हैं बेसिकली, हमारा काम करते हैं। ठीक है, ये अगर नहीं होंगे, मतलब ये अकेले ज़िंदा नहीं रह सकते, इनके अकेले ज़िंदा रहने की औकात नहीं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अकेले प्रोटीन ज़िंदा है, नहीं। जब ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो कुछ होगा ना। जैसे जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लिक एसिड है भाई, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड ही तो है। साइटोप्लाज्म के अंदर पानी रहता है, इसके अंदर कुछ और सॉल्ट्स, कुछ वाइटामिन रहते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर मिल जाएंगे। राइबोसोम की बात करूँ तो राइबोसोम की तो खुद का खुद एक आरएनए भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी रहता है साथ में। ये तो मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अपने पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने पास। बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, बायोलिपिड की लेयर होती है, बायोलिपिड। तो ये खुद किसी बनी हुई लिपिड की बनी हुई बायोलिपिड लेयर होती है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ताकि ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबल करता है, इसकी मेम्ब्रेन को, स्टेबलाइजिंग मॉलिक्यूल होता है। अब इसमें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 को कवर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक 1 को कवर करेंगे। ठीक है, ब्लॉक जो कि क्या है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इसको मजाक में मत लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये सब चीज़ें तो इजीली कवर हो जाती हैं। ठीक है, सबसे मुश्किल होता है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो उसमें चलते हैं आगे फटाफट से, टाइम लगेगा, थोड़ा सा लंबी वीडियो बन जाएगी, बट यार आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसको जो कि आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बता रहा है फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमारी यूनिट क्या है, फाउंडेशन टू बायोकेमिस्ट्री, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन का मतलब है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें लिखा भी है, द टर्म बायोकेमिस्ट्री इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। भाई बायोकेमिस्ट्री क्या, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, यानी कि बायो मीन्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री मीन्स कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है बेसिकली। जब मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बायोलॉजी की फील्ड से लिंक करूँगा तो एक नई फील्ड निकलती है, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड। क्योंकि जितने भी लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर जितने भी चीज़ें चल रही हैं, जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जितने भी सबस्ट्रेट्स बनते हैं, जितने भी रिएक्शंस होती हैं, उन सबको बेसिकली ये डील करती है, उन सबके बारे में स्टडी करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसको हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। किसको, बायोकेमिस्ट्री को। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखनी चाहिए आपको, वो है कि अपना 1903 में आया हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था, कहाँ लिखा है ये रहा, कार्ल न्यूरेमबर्ग। इन द ईयर 1903 कार्ल न्यूरेमबर्ग कॉइन द टर्म बायोकेमिस्ट्री। इन्हें कॉइन करा किस टर्म को, बायोकेमिस्ट्री को। किस टर्म को, बायोकेमिस्ट्री को। बेसिकली जो बायोकेमिस्ट्री है, जितने हम इसके अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो एक यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है कि इनऑर्गेनिक से हमने बना लिया ऑर्गेनिक। किसको बनाया, अमोनियम साइनेट को मैंने हीट करा, क्या बनाया मैंने, यूरिया बनाया। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कौन सा, और कौन सा, यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी, इन दी लैब। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले जो हमारे भैया थे हमारे पास, इसका नाम ये रहा,
बेसिकली ये किसने करा था, ये करा था फ्रेडरिक वॉलर ने, ये काम करा था फ्रेडरिक वॉलर ने। बट यहाँ पे क्या चीज़ हुई थी, एक साइंटिस्ट था पुराना, वो क्या कहता था कि बेसिकली फ्रेडरिक वॉलर का ये वो था, वो टीचर था, उसने बोला था कि पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का ऑन दी लैब, बट इसने करके दिखाया। क्या करा इसने, अमोनियम साइनेट को हीट करा, क्या बनाया, यूरिया बनाया है। यूरिया तो हमें पता ही है, यूरिया हमारे को हमारी बॉडी के अंदर दिख जाता है एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो इसलिए क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी है। फिर बात करें तो हम जैसे लुइस पास्चर है, पास्चर एक्सप्लेन दैट ईस्ट सेल्स एनकरेज फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल फर्मेंटेशन को इसने डिस्कवर करा अपने पास्चर ने, ठीक है। एज वेल इसने जो पास्चराइजेशन प्रोसेस होता है उसको भी इसने डिस्कवर करा था। बहुत सारी चीज़ें इसने काम करा था इसके लिए, ईस्ट को लेकर इसने बहुत सारी स्टडी करी थी लुइस पास्चर ने, ठीक है। इसने सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्ट सेल क्या होती है वो उसने समझाया था हमारे को अच्छे से। ये तो काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप लोग। और फिर हाँ, हंस एडोल्फ क्रैब, बेसिकली जो क्रैब साइकिल होती है C3 साइकिल जो कि प्लांट्स के अंदर चलती है, तो ये आपने क्लास 7 में पढ़ी भी होगी। सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको बोलते हैं हम, TCA साइकिल, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल लो, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोल, क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और तीनों उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TCA साइकिल, या फिर क्रैब साइकिल, या फिर C3 साइकिल, ठीक है। जिसने सिट्रिक साइकिल को, बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल को उसने डिस्कवर करा था। फिर एमडेन और मेहरॉफ ने C4 साइकिल के बारे में बात करी थी, इसको हम एमडेन मेहरॉफ पाथवे बोलते हैं, C4 साइकिल, ठीक है। इन्हें भी काफ़ी काम कर रहा है फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सब क्या बायोकेमिस्ट्री की तो बात हो रही है भाई, कैसे प्लांट्स के अंदर खाना बन रहा है, कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, सब फोटोकेमिकल रिएक्शन, सबको ये भाई क्या है, ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है, सारे के सारे केमिस्ट्री जुड़े हुए, बायोलॉजी से जुड़े हुई चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर हर्शे और चेज ने बेसिकली 1992 में प्रूव करा जब DNA जेनेटिक मटेरियल है ना, किसने, हर्शले और चेज ने प्रूव करा था, बट नॉट प्रोटीन। इनका आया था ना अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ने कैसे करा था, विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोपिक लेबलिंग, ठीक है। लेटर इन द ईयर 1953 ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन 20th सेंचुरी टुक प्लेस व्हेन जेम्स वॉटसन और क्रिक ने बेसिकली फ्रांसिस वॉटसन और क्रिक ने, मतलब ये एक ही बंदा है, फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन और क्रिक ने क्या करा था, DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर करा था, बेसिकली इसने इसका मॉडल दिया था। फिर हमारे जो हरगोबिंद सिंह खुराना है, बेसिकली इनका क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार। हरगोबिंद सिंह खुराना ने, ये एक हमारे इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, जिनने की बेसिकली कोडॉन्स के लिए कुछ काम करा था, किसके लिए, जेनेटिक कोडॉन्स के लिए, और इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। बेसिकली इनने लेबोरेटरी के अंदर कोडॉन्स को सिंथेसाइज करा था, इनने, हरगोबिंद सिंह खुराना जी ने। फिर यहाँ पे और भी चीज़ दे रखी हैं, वही हमारे बायोकेमिस्ट्री के कुछ वो दे रखी चीज़ें। फिर बायोकेमिस्ट्री एज अ इंटर डिसिप्लिनरी, यहाँ पे लिखा है बायोकेमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन एंड इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन कई बार आता है और रिपीट होता रहता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पोर्शन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को मजाक में मत लेना भाई, इससे आपके बेसिकली बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, इतना कोई आपका टाइम खराब नहीं हो रहा पढ़ने में, पढ़ोगे अच्छे से पढ़ो, जो भी मज़ा आता है ज़िंदगी में, कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारी फील्ड्स हैं, क्या है मेरे भाई, बहुत सारी फील्ड, जैसे कि केमिकल साइंसेस है हमारे पास, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, मेडिकल साइंसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब हम पढ़ते भी हैं इसके अंदर। और बेसिकली ये जो फील्ड्स हैं, ये किससे जुड़ी हुई फील्ड है, ये बायोकेमिस्ट्री से लिंक फील्ड है। और जब क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर तो आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, इस डायग्राम को बनाने से एक स्पेशल इंप्रेशन जाएगा, जिससे कि टीचर को मज़ा आएगा और आपको मार्क्स वो दबा के दे सकता है। फिर अब जैसे स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री है, ये इससे लिंक हो रखी है, आपसे पूछ सकता है ना कि क्या क्या लिंक हो रखा है इससे। जैसे इन दिस एरिया ऑफ स्टडी मेजर इनपुट्स विल बी टेकन फ्रॉम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक अलॉन्ग विद फिजिकल केमिस्ट्री। दिस एरिया ऑफ स्टडी इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाट कंपोजेस लाइफ। इन दिस वी विल बी स्टडिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना भाई। इसमें बेसिक्स हम ऑर्गेनिक के और फिजिकल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक लेके चलते हैं, मतलब इनके बेसिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक के दोनों केमिस्ट्री के हम बेसिक लेके चलते हैं। ये यूजफुल है किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाट कंपोजेस लाइफ, की लाइफ मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बनाया ना हमारी बॉडी का, इसलिए तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। फिर बायोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स को हम अच्छे से डील करते हैं, 105 यानी कि हमारा कोड जो प्रोटीन वाला कोड उसके अंदर डील करते हैं। ये अनदर वाइडली स्टडीड एरिया ऑफ बायोकेमिस्ट्री वेयर रिसर्चर्स विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द काइंड ऑफ फिजिकल इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड के साथ में कैसे हमारे बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या उसमें फिजिक्स यूज़ हो रही है, वो हमारी बायोफिजिक्स होती है। तो आप यहाँ पे पढ़ने के बाद अच्छा खासा आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो चीज़ों को।
जैसे यहाँ पे लिखा भी है, सेपरेशन करना, आइसोलेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन पर्पस करना, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं फील्ड्स के अंदर हमारी काम आती है, जो डायग्नोस्टिक फील्ड्स होती हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं फिजिक्स से लिंक होती है कहीं ना कहीं। फिर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दिस इज अनदर अपकमिंग एरिया इन बायोकेमिस्ट्री रिसर्च विद वाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्कवरी एंड इनोवेटिव रिसर्च। ये भी काफ़ी एक बड़ा एरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एरिया है हमारे लिए। द मेजर प्रिंसिपल अप्लाइड एरिया जैसे माइक्रोस्कोपी हो गया, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, सेल एंड टिश्यू कल्चर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी हो गया। बेसिकली हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को, जो सेल के अंदर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फील्ड। और ये सब फील्ड किससे जुड़ी हुई है? बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। जैसे मेडिकल एंड क्लिनिकल बायोलॉजी हमारी बेसिकली जो हमारी मेडिकल साइंसेस है उससे जुड़ी हुई फील्ड कि उसके अंदर हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, जैसे बायोकेमिस्ट्री अगर मैं बोलूँ एक हमारी ब्रांच है, तो ये हमारा एक बाबू जान है। कौन है हमारे? बाबू जान है। क्या बोल रहा है कि मैं प्रोटीन्स को लेके जाऊँगा और मैं क्या कर दूँगा? थैलेसीमिया कर दूँगा। अरे भाई साहब, पता है बेसिकली क्या बोल रहा है? ये जो प्रोटीन्स हैं इसी से लिंक है थैलेसीमिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जो हमारी अल्फा चेन और बीटा चेन है किसकी? हीमोग्लोबिन की, वो किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर होती है। और किससे मिलकर बनी होती है? वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है बेसिकली। तो अल्फा थैलेसीमिया होता है और एक बीटा थैलेसीमिया होता है, इसकी बीमारी होती है। ठीक है, इससे लिंक्ड बीमारियाँ होती हैं, तो वो हमारा बेसिकली थैलेसीमिया कॉज करती है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं बेसिकली, इस तरह से बताना चाह रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी बीमारी हमारे पास डायबिटीज़ हो जाती है, लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। फिर लिपिड्स से जुड़ी बीमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाना। न्यूक्लिक एसिड से जुड़ी हुई हमारी डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारा जो बच्चा होता है उसके अंदर ट्राइसोम यानी कि उसके अंदर जो 21st क्रोमोसोम है उसकी कॉपी बढ़ जाती है, 21st क्रोमोसोम की कॉपी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। बेसिकली होने चाहिए 2 क्रोमोसोम 21 के, हो जाते कितने? 3, 1 2 3 हो जाते हैं। इसको हम 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम एक काफ़ी खतरनाक क्रोमोसोम, काफ़ी खतरनाक डिजीज़ होता है। इसके अंदर बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा और उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट बेकार हो जाती है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी बेकार रहता है। तो ये कुछ इसके बारे में था। फिर न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हम कैसे बात कर सकते हैं? तो ये हमारी क्या हो जाएगी भैया? न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। इसको पढ़ लेना यार, है ना, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा ताकि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और उसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स एज वेल एज एनोटेटेड PDF दूंगा, जो मैं यहाँ पे खुद एनोटेट कर रहा हूँ, उसको मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। फिर बोल रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर से वही बात होगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि ये जो फील्ड है बेसिकली बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और किसको लिंक कर रही है? हमारे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो हमारी कंप्यूटर वाली फील्ड है उसको लिंक कर रही है। इसके अंदर बेसिकली जैसे जीन बैंक होता है, जीनोमिक्स होता है, ये सब जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, प्रोटियोनोमिक्स होता है हमारे पास, जीन बैंक होते हैं, ये सब जो चीज़ होती है इनको ये डील करता है। बाकी फार्मेसी को भी और ये सब चीज़ों को ये डील करता है बेसिकली यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ये अपना काल निरम यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अमोनियम साइनेट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब किसने करा था हमारे पास? अपना फ्रेडिक वॉलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई कल को, अगर आप ये मैं बता रहा हूँ अच्छे से करो इसको भाई। 70 नंबर का पेपर आता है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, बच्चों को फेल करा जाता है। जहाँ पे पूछ रहा है आपको, उसको पढ़ के आप ऊपर से आंसर कर सकते हो। किस में यूज़ होती है बेसिकली अपना ये, है ना, ड्रग डिस्कवरी और डिज़ाइन में यूज़ होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो भी ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं बेसिकली हम अपने इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके, जो भी हमारे इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके हम यहाँ पे काम करते हैं। ड्रग डिस्कवरी हो गई, तो डिज़ाइन हो गए, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम देखें हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। 70% से लेकर 90% तक पानी हो सकता है। हमें बनाया नहीं गया वैसे इतना, बट हाँ 70% तक पानी हमारी बॉडी के अंदर मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या ये? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन? पानी, H2O। इसके लिए यहाँ पे अलग से एक चैप्टर भी दिया गया इसलिए, क्योंकि हमारा बेसिकली बायोलॉजिकल बफर की तरह भी काम करता है। किस तरह काम कर रहा है मेरा भाई? बायोलॉजिकल बफर की तरह भी काम करता है। बफर क्या होता है? एनी सॉल्यूशन डेट रेसिस्ट दी चेंज इन pH। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास मसल मास है भाई। हमारी बॉडी का आधा वेट तो बोन्स ने लिया, आधा वेट मसल से ने लिया, जो कि कितने होते हैं? मसल्स हमारे पास 639 के अराउंड होते हैं, इसलिए फिर प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है लिपिड 13.8% हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होता है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं 1.55% तक। फिर मिनरल्स हमारे पास ये भी इनऑर्गेनिक हो जाएंगे, 6.1% तक होते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत इनकी नॉलेज रहनी चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे पास ये हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब क्या करते हैं बेसिकली? सिंथेसाइज करते हैं किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हो गए भाई, प्रोटीन के अंदर कार्बन है, प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन है, प्रोटीन के अंदर सल्फर है, फॉस्फोरस पाया जा सकता है। तो ये जैसे फॉस्फोरस हमारा लिपिड्स के अंदर पाया जा सकता है, जैसे फॉस्फोलिपिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड के अंदर खुद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिकली इन सब के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए ये जो क्या है हमारे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। कौन?
अपने ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनके मैक्रो की बात कर रहा है, जो मैक्रो में पाए जाते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स है बेसिकली, मॉलिक्यूल्स नहीं क्या है हमारे, मैक्रो एलिमेंट्स है। जैसे सल्फर हो गया, सल्फर हमारा मैंने बताया अमीनो एसिड्स के अंदर होता है। जैसे हमारे पास 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, मिथियोनिन और सिस्टीन। कौन से मिथियोनिन और सिस्टीन जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। पूछ सकता है कौन से, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। सोडियम है हमारे पास, ये रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी के अंदर, ठीक है। जितने भी नर्व इम्पल्स वगैरह होते हैं, सब चीज़ें इसके थ्रू हेल्प होती हैं। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है। फिर मैग्नीशियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को फैक्टर है काइनेस एंजाइम का, जो कि इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। एज वेल एज जो मैग्नीशियम होता है ना, बेसिकली ये शायद फोटोसिंथेसिस के अंदर भी एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। कैल्शियम हमारे पास है, फिर कैल्शियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारी प्रमोट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। रिक्वायर होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो पता ही है हमारे को भाई कैल्शियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर फॉस्फोरस हमारे पास है, ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है किसी की न्यूक्लियोटाइड्स को, सिंथेसिस ऑफ एटीपी को, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ को, ठीक है। एटीपी के अंदर है क्या भाई, इसके अंदर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप इसके अंदर। फिर क्लोरीन हमारे पास है, ये भी हमारे पास बेसिकली बायोलॉजिकल बफर बना के काम करता है। किसी का काम बायोलॉजिकल बफर बनाने का काम करता है, तो ये पता रहना चाहिए अपने को, है ना। जैसे सिंथेसिस करना, हमारे जो बॉडी के अंदर HCl बन रहा है, उसका काम कौन करेगा भाई, हमारा क्लोरीन तो करेगा। फिर पोटेशियम हमारे पास भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम तो होता ही होता है, साथ में ये भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को करना, और साथ में ये जो नर्व इम्पल्स होती है उसके अंदर भी ये काम रोल प्ले करता है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे पास। फिर माइक्रो में यानी सबसे कम हमारे पास कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, फेरम हो गया, बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स जैसे कोफैक्टर कॉपर है हमारे पास। फिर आयोडीन की बात करें तो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। जैसे हमारे पास जो थायराइड हार्मोन होता है बेसिकली कैसा होता है, वो आयोडोथायरोक्सिन होता है, उसके अंदर आयोडीन की मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फेरम जो है वो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट होती है, ठीक है, वही हमारी हीमोग्लोबिन होती है बेसिकली, है ना। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन बोल जाते हैं कई बार। वैसे वो है तो प्रोटीन ही उसके अंदर, लेकिन आयरन रहता है, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए एक बेसिकली फॉर्मेशन करने का हेल्प करता है। तो ये तो चीज़ें थी हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है CHNOPS हर चीज़ जगह पाई जाएंगे। जैसे हमारे पास सिंपल शुगर से लेके बड़ी शुगर्स, अमीनो एसिड से लेके प्रोटीन्स तक, मतलब अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, सिंपल शुगर से ही पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक एसिड बनते हैं यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे बोलूँगा तो पॉलीपेप्टाइड्स, यहाँ पे बोलूँगा तो मैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम है हमारे पास। फिर हमारे पास पाल्मेटिक एसिड यानी कि बड़े बड़े एसिड्स होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास बेसिकली अपने लिपिड्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी आ सकते हैं लिपिड के अंदर। पाल्मेटिक हमारे पास क्या है, ये एक फैटी एसिड है बेसिकली, हमारा क्या है, ये फैटी एसिड, क्योंकि हमारा क्या है, ये ग्लिसरॉल के ऊपर हमने क्या कर रखा है इसको, ये हमारी बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी जो पॉलीहाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि हमारा जो ग्लिसरॉल है उसके ऊपर हमने इनको लगा रखा है। मतलब ये फैटी एसिड जो होते हैं ना, जब फैटी, ये हमारा फैटी एसिड है सिर्फ। फैटी एसिड क्या होता है हमारे पास, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक बड़ा आर ग्रुप होगा और लॉन्ग चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। साथ में फैटी एसिड के साथ में क्या रहता है हमारे पास, जब मैं इसके ऊपर ग्लिसरॉल जोड़ूंगा, ग्लिसरॉल, तो हमारे पास क्या बनेगी, लिपिड बनेगी। ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। बाकी मैं और भी चीज़ें डीप में पढ़ूंगा बाद में अच्छे से। ये डीप में पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए चीज़ों के बारे में। ये मत समझो अभी तुम। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन्स का मेन काम क्या होता है भाई, देखो स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन जैसे कि मायोसिन होता है हमारी मसल्स के अंदर। भाई सिंपल सी बात है, प्रोटीन क्यों खाते हैं लोग, मसल्स बनाने के लिए खाते हैं, तो मसल्स के अंदर रहता है ये। हमारी जो हेयर है, हमारी जो ये हमारे पास जो स्किन है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन होता है। फिर हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सी से नाम होता है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या नाम है उसका, अपना कोलेजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काम क्या करता है बेसिकली, ग्रोथ करवाना, जो डैमेज टिश्यू इनको रिन्यू करवाना, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ये बनाना, जैसे जो हमारे पास फिब्रिनोजन होते हैं उन सबको बनवाना। जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के प्रोसेस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम कैसा है हमारे पास, ये आरएनए का एंजाइम होता है, आरएनए का होता है ये। बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं सारे कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं विदाउट एक्सेप्शन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास, राइबोजाइम। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कौन सी, राइबोजाइम। लिपिड्स ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये हमारी जो फॉस्फोलिपिड है, क्या बेसिकली हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ही काम आती है। फिर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लिपिड्स है बेसिकली ऐसा इंसुलेटर काम करती है, क्योंकि हमारा जो फैट होता है वो एज ए इंसुलेटर काम करता है ठंड के अंदर भी। बॉडी के अंदर जो फैट वैक्स बन रहा है, जैसे ईयर वैक्स हो गया, हमारे नाक के अंदर जो गंदगी बनती है वो सब हमारा वैक्स ही होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है तो पता ही हमारे को, हेरिडिटी मटेरियल हमारे पास ये है ना भाई। फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कुछ होती हैं, जैसे कि किलोग्राम, केजी में 1000 ग्राम होगा हमारे, इसका किसके इक्विवेलेंट होगा, 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। या फिर अगर मैं इसको बोलूँगा तो ये हमारा 10⁻³
केजी भी हो सकता है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम क्या होगा ये 10⁻³ kg। अगर मैं बोलता हूँ 1 मिलीग्राम यानी कि क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम, ठीक है। सॉरी रुको ये गलत हो जाएगा, 10⁻³ kg होगा ये, 10⁻³ kg होगा, ठीक है। 1 मिलीग्राम क्या होगा 10⁻³ kg। या फिर 1 मिली का मतलब है कि यहाँ पे 1000 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट्स है कुछ, जैसे नैनो हमारा क्या होता है 10⁻⁹ नैनो होता है, पिको होता है 10⁻12, फेमटो होता है 10⁻15। इसको मैं 10⁻15 या फिर लिख सकता हूँ कि 0.001 का मतलब क्या होगा 10⁻³ इंटू पिको का मतलब होता है 10⁻12, यानी कि क्या होगा ये पावर सेम है, मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 10⁻15 हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरह से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे मीटर में मिलीमीटर मतलब 10⁻³ वही वाली बात होगी, नैनो का मतलब 10⁻9 हो गया, माइक्रो का मतलब 10⁻6 हो गया, फेमटो 10⁻15, 10⁻12, पिको ये सब वाली बात हो गई, ठीक है। तो पता रहना चाहिए। जैसे एक बोलते हैं डेका का मतलब होता है 10⁻3, फिर होता है मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो ये सब बड़ी यूनिट होती हैं कुछ। अब लिखा भी मेगा डाल्टन MDA, जो कि क्या होता है 1 मिलियन डाल्टन यानी कि 10⁻6 डाल्टन होता है, अभी मैंने बताया। अब लिखा भी बायोमोलिकुलर डायमेंशंस होती है बेसिकली हमारी डाल्टन जो होती है। द डायमेंशन ऑफ मास एंड लेंथ फॉर बायोमोलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन डाल्टन्स एंड नैनोमीटर। डाल्टन फॉर मास एंड नैनोमीटर फॉर देयर लेंथ। ये क्या है डायमेंशन है फॉर बायोमोलिक्यूल्स, पता रहना चाहिए ये चीज़ भी, ठीक है। डाल्टन क्या होता है, ये इक्विवेलेंट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन। जो हमारा मास होता है यानी कि जो हमारा एक प्रोटॉन का मास है प्रोटॉन का, वो किसके बराबर में होता है 1 डाल्टन के बराबर में होता है बेसिकली। ताकि हम बायोमोलिक्यूल्स को थोड़ा अलग बता पाएँ, इसलिए हमने यहाँ पे डाल्टन ऐसा टर्म नया डिफाइन कर दिया बस। ओके, नई बात यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें आती नहीं है। हमारा स्टार्ट हो रहा है वाटर। अब मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों को ना मतलब एक वीडियो में ना मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके छोटे छोटे पार्ट बनाए जाएँ ताकि आपको ना ज़्यादा दिक्कतें ना हो। फॉर वॉट, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो खींचूंगा तो आपको बोरियत फील होगी, है ना। तो आप छोटे छोटे पार्ट देखोगे तो आप कभी भी देख सकते हो, वो जिस पार्ट में दिक्कत होगी आप उस पार्ट को देख सकते हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊँ वाटर वाला, ताकि जैसे 20 मिनट के पार्ट रहे ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए जल्दी और दिक्कतें कम आए। तो थैंक यू सो मच यार, मैंने जो वादा करा था उसके लिए सॉरी कि मैं बोल रहा था कि ना इस एक यूनिट में कवर करूँगा, बट वो नहीं हो पाएगा। इसको ब्लॉक 1 को थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे। 4 यूनिट दे रखी हैं इसमें, तो 4 यूनिट को हम एक एक करके कवर करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ों को, ठीक है। फिर ब्लॉक 2, 3, 4 को एक शॉट में ख़त्म कर देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँगा सिर्फ और सिर्फ। इसमें थोड़ा अच्छे से देख लो प्लीज़, ये मेरी गुंजाइश है आप लोगों से। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और इसकी PDF के लिए बिल्कुल से मैं आपको ग्रुप पे भेजूँगा। थैंक यू सो मच।